हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए करेंट चैप्टर की वन शॉट रिवीजन, 1 घंटे में सारा रिवीजन। तो जो हमारे चैनल में नए हैं, तो जिनको समझ में नहीं आए, कृपया करके वो आज जुड़ जाएं ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं करेंट चैप्टर। तो करेंट चैप्टर CBSE क्लास 10th। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी होगा। तो ठीक है, जो नए हैं वो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं करेंट, वन शॉट रिवीजन ऑफ करेंट। तो ये हमारा है करेंट। सबसे पहले बात आता है करेंट के बारे में। करंट क्या है? तो करंट को बोला जाता है फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है? करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट क्या है? चार्ज का फ्लो। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। ये हमारा है फ्लो ऑफ चार्ज। जब हम किसी भी कंडक्टर से जब चार्ज फ्लो करता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है करंट। बाद में जाके इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 6, 7, 8 बच्चे क्लास में भी करंट की डिफिनीशन यही है, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। लेकिन बाद में इसका डिफिनीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो देखिए, चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो करंट में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में आप लोगों को पता होगा, उतना डिटेल में अभी पीछे नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता क्या है? जैसे आप क्या करेंगे, कंघी को अपने सर पे, ड्राई हेयर पे आप क्या करेंगे, उसको 2-3 बार घिस देंगे तो उसमें जो चार्ज आता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। और आप लोगों को पढ़ना होगा क्लास 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो बस मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। तो चार्ज क्या है? अब चार्ज के बारे में क्या बोलेंगे? चार्ज को C से डिनोट करते हैं कि Q से, तो Q से डिनोट करते हैं SI यूनिट C होता है, ये हो गया SI यूनिट। और Q को क्या बोलते हैं? इसे बाद में बोलेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज। ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? Q से। उसकी SI यूनिट क्या होता है? C। C का मतलब हो गया यहाँ पे कूलम। ये होता है हमारा कूलम, जिसको C से डिनोट करते हैं। ये हो गया चार्ज। तो जब किसी भी कंडक्टर से चार्ज फ्लो करता है तो वो कहलाता है हमारा करंट। ठीक है, अब करंट की थोड़ा सा डिफिनीशन, करंट को कैसे डिनोट करते हैं? I से डिनोट करते हैं। I इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसका थोड़ा सा डिफिनीशन चेंज करेंगे। करंट को I से डिनोट करते हैं तो I इक्वल टू क्या हो गया? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। हर 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा करंट। तो इसे लिखेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। कैसे? तो अमाउंट ऑफ चार्ज जब फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, या इसी को बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। डायरेक्ट बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? तो चार्ज पर यूनिट टाइम हम लोग बोलते हैं करंट। इसका मतलब करंट जो हो गया, यहाँ से सारा फार्मूला बनना स्टार्ट हो गया। करंट इक्वल टू क्या हो गया? अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं? Q। टाइम क्या है? T। मतलब I इक्वल टू क्या हो गया हमारा? Q/T। यही हो गया हमारा करंट। अब यहाँ पे आता है करंट की SI यूनिट। तो करंट की SI यूनिट होता क्या है? तो करंट की SI यूनिट सभी को पता है, जैसे आप लोगों को पता होगा एम्पियर होता है। ये है चार्ज, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज। Q से डिनोट करते हैं। कूलम हो गया, टाइम हो गया सेकेंड, ये हो गया कूलम पर सेकेंड। यही क्या बनता है? यही बनता है हमारा एम्पियर। अब करंट को I से डिनोट करते हैं। देख, फार्मूला बन गया हमारा I इक्वल टू Q/T। I इक्वल टू क्या हो गया? I इक्वल टू हो गया Q/T। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक डिफिनीशन आता है। किसकी डिफिनीशन आता है? 1 एम्पियर कि 1 एम्पियर है क्या? डिफाइन 1 एम्पियर। तो हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि हमें पता I इक्वल टू Q/T, करंट SI यूनिट एम्पियर है, तो 1 एम्पियर लिख दिए, 1 कूलम लिख दिए, 1 सेकेंड। तो बोलेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। ठीक है, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड।
किसी भी कंडक्टर में 1 सेकंड में यदि 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो वो कहलाता है 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा किसकी डिफिनीशन हो गया, ये हमारा डिफिनीशन हो गया 1 एम्पियर। पहला फार्मूला जिससे हम लोग करंट फाइंड करेंगे उसके लिए क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। चार्ज किस में रहेगा, कूलम में रहेगा। टाइम किस में रहेगा, सेकंड में रहेगा। तो इससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे करंट। और उसकी ऐसा यूनिट क्या हो गया, तो उसकी ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर। अब कभी दिया रहेगा मिली एम्पियर। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं मिली माइक्रो नैनो, तो मान लीजिए मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में क्या होगा, 10 टू द पावर -3। 1 माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6। 1 नैनो एम्पियर 10 टू द पावर -9। ये हो सकता है कभी कन्वर्ट करने के लिए आ जाए, तो इसलिए इसे क्या करना पड़ता है, लर्न रखना पड़ता है। तो यहाँ पर करंट फाइंड करना था, करंट की डिफिनीशन, तो ये हमारे करंट की डिफिनीशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, देखिए एक फार्मूला और आता है अमाउंट ऑफ चार्ज Q = N × E। N का मतलब नंबर ऑफ चार्ज, किस में, इलेक्ट्रॉन में। Q क्या हो गया, चार्ज हो गया। E क्या हो गया, E हो गया चार्ज, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। तो होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन पर -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। अब इसके थ्रू हम क्या फाइंड कर सकते हैं, N की वैल्यू। N का मतलब नंबर, कितना नंबर ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, उसे फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते कब क्या दिया रहेगा, तो बशर्ते कि चार्ज दिया रहेगा। किस में दिया रहेगा, कूलम में दिया रहेगा। ठीक है, ये कूलम दिया रहेगा, Q दिया रहेगा और E की वैल्यू दिया रहेगा, मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन पे। तो उससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फार्मूला। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए तो I = Q/T लिखे थे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे था I = Q/T। अब हम लोग Q की वैल्यू को वहाँ पे पुट कर दे तो एक फार्मूला आ जाएगा I = एक हो गया Q/T और एक हो गया NE/T। मान लीजिए कभी फाइंड करना रहेगा I तो Q/T चाहिए, Q चाहिए, ये रहेगा कूलम में, ये रहेगा सेकेंड में। और यदि I फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, 5-6 सेकेंड, कुछ भी टाइम भी दिया रहेगा और ये भी, मतलब चार्ज दिया रहेगा 1.6 10 टू द पावर -19 और कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो करंट फाइंड कर लेंगे। और कभी कभी ऐसा रहेगा करंट पता रहेगा एम्पियर में, टाइम दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेंगे। ये हमारा 3 फार्मूला हो गया और इसी 3 फार्मूला से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, करंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब करंट को कैसे मेजर किया जाता है। तो करंट को हम लोग मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं एमीटर। तो एमीटर क्या करता है, एमीटर मेजर करता है किसको, करंट को मेजर करता है, कितना करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से। लेकिन वो क्या बताएगा, उसके मैग्नीट्यूड बताएगा, मतलब कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, वो बताएगा। आगे चलेंगे तो आगे बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे और पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक जो आएगा वो हमारा होगा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पहले यहाँ पे लिख ले करंट को कैसे मेजर किया जाता है, स्पेस कहीं है, यहाँ पे लिखते हैं। तो करंट को कैसे मेजर किया जाता है, बाय एन इंस्ट्रूमेंट एमीटर। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख रहे हैं एमीटर। एमीटर इज ए डिवाइस। ठीक है, एमीटर क्या है, एक डिवाइस होता है जो मेजर करता है। एमीटर इज ए डिवाइस measures the current, measures the amount of current या intensity of current या amount of current। वो किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। कैसा होता है, देखने में ऐसा रहेगा, ये इस तरह का रहेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे एमीटर में क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव से इन करेगा, नेगेटिव से बाहर आएगा। वो गैल्वेनोमीटर में कोई साइन नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वो करंट के प्रेजेंस को मेजर करता है, सिर्फ प्रेजेंस को मेजर करेगा और ये बता रहा है कितना एमीटर उसमें से करंट फ्लो करता है। जैसा कि पहले के डेट में होता था स्टेपलाइजर में स्टेपलाइजर में अभी भी होता है। वो क्या होता है, उसमें एमीटर लगा होता है, वो मेजर करता है कितना करंट फ्लो कर रहा है। या फिर एक मशीन आता है छोटा सा जो मेजर करता है वो टीवी को, उसको अल्टीमीटर बोलते हैं।
तो चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अगला टॉपिक आएगा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगला टॉपिक क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल जब भी बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट। पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट होता क्या है, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल को हम लोग रिलेट करेंगे, किससे रिलेट करेंगे, वर्क डन से। तो बोलेंगे क्या, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, जब भी बात करेंगे पोटेंशियल, बात करेंगे किसी एक पॉइंट का, इस पॉइंट का मान लीजिए ये जो है P का पोटेंशियल, हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। मान लीजिए ये A है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग, कहाँ से, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा वही कहलाता है हमारा पोटेंशियल। तो इन्फिनिटी से उठा के इस जगह पे लेके आए, तो अब लेके आने में उसको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, ये धक्का मारेगा, ये इधर रिपेल करेगा, ठीक है, और ये सेम चार्ज है, ये उसको उधर धक्का मारेगा, इधर धक्का मारेगा, मतलब सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इधर आने के लिए। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट का, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हर एक चार्ज को इन्फिनिटी से, बहुत दूर से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा वही कहलाता है पोटेंशियल। तो यही हमारा डिफिनीशन होता है, किसका डिफिनीशन होता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोले या यूनिट टेस्ट चार्ज, या यूनिट टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में। तो कैसे बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहाँ से लाएंगे, इन ब्रिंगिंग, किसको ब्रिंग करना है, पर यूनिट चार्ज, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, या इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा वही कहलाया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जब भी होगा किसी एक पॉइंट का, डिफरेंस होगा तो दो पॉइंट के बीच का। तो अब हम लोग पोटेंशियल कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं V से, ठीक है, इसको V से डिनोट करते हैं, और इसकी SI यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट, और उसको भी V से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल हो गया वर्क डन, पोटेंशियल हो गया वर्क डन बाय, देखो वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल V, वर्क डन W, चार्ज Q। एक फार्मूला हो गया V इक्वल टू W बाई Q।
तो वर्क का हो गया जूल, चार्ज का हो गया कूलम, जूल पर कूलम जो मिलके कहलाता है वोल्ट। ठीक है, और यहाँ से एक डिफिनीशन और आता है 1 वोल्ट। तो व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। मतलब कैसे काम करेगा ये 1 जूल वर्क जो है, ये चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम हो गया। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे कैसे डिफाइन कर, यहाँ से एक फार्मूला हो गया हमारा V = W/Q। पहले इसको फार्मूला देख लिए, V = W। W क्या है? तो W है वर्क, Q क्या है? चार्ज। यहाँ से चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते थे, W = V × Q। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पता रहेगा, किस में पता रहेगा? वोल्ट में पता रहेगा, चार्ज कूलम में पता रहेगा। तो यहाँ से डिफिनीशन हो गया, क्या डिफिनीशन हो गया? 1 वोल्ट का। तो 1 वोल्ट का 1 जूल, यहाँ पे डिफिनीशन है 1 वोल्ट की। तो 1 वोल्ट क्या हो गया? 1 जूल बाय 1 कूलम। कैसे बोलेंगे? 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम यहाँ बोलेंगे 1 जूल ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज, शॉर्ट में बोलना है 1 जूल ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज, 1 जूल ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज, शॉर्ट में बोल दिए। ठीक है, तो अब ये था हमारा, क्या था? ये था पोटेंशियल। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ये था हमारा पोटेंशियल। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पीडी, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, किसी 2 पॉइंट के बीच का होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जब भी हम लोग फाइंड करेंगे किसी 2 पॉइंट के बीच का, मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये दोनों ए और बी के पॉइंट, ये जो दोनों पॉइंट है इसके बीच का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जब भी होता है 2 पॉइंट के बीच का होता है, पोटेंशियल जब भी होता है किसी 1 पॉइंट का होता है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करें? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। हम लोग बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। मतलब टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ा, वो कहलाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यदि बोलना है तो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का? 2 पॉइंट का। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। मतलब क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बोलेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और यदि बोल दिए कि इन मूविंग, और भी बोल सकते हैं इन मूविंग और टेस्ट चार्ज, इन मूविंग और टेस्ट चार्ज फ्रॉम
one point to other, one point to other. पोटेंशियल डिफरेंस भी ए से बी के पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या हो गया? वर्क डन, सेम है, वर्क डन बाय चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब ये दोनों के बीच का भी ए माइनस बी लिखे, ये हो गया वर्क का डायरेक्ट लिखे, एक फार्मूला बन गया W/Q। ये भी सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का भी वही हो गया जो पोटेंशियल का हो गया। ये हो गया जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम मिलकर क्या बनता है? वोल्ट। इसका भी वही डिफिनीशन हो गया। अब यहाँ से 1 वोल्ट वही डिफिनीशन हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो डिफिनीशन था पोटेंशियल का वही डिफिनीशन हो गया पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। उसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट था, इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो गया? वोल्ट हो गया। तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया पोटेंशियल डिफरेंस VA - V। ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, VA - V = W/Q। यहाँ से हम लोग कर सकते थे 1 वोल्ट की डिफिनीशन 1 जूल बाई 1 कूलम। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा इससे रिलेटेड। किससे रिलेटेड? ये फार्मूला नंबर कितना हो गया? फार्मूला नंबर 3। ये हो गया हमारा फार्मूला नंबर 3। इसकी ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। कैसे डिनोट करते हैं? इसको भी डिनोट करते हैं हम लोग V से, इसे भी डिनोट करते हैं हम लोग V से। अब इसके बाद आता है हमारा रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस होता क्या है? जो भी रुकावट पैदा होता है किसी भी सर्किट में, मतलब किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो होने में जो भी प्रॉब्लम आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट या इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। तो अगला आता है रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है? अगला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है? तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। किसका रुकावट? चार्ज को फ्लो होने के लिए किसी भी कंडक्टर से। मतलब बोल सकते हैं जो भी रुकावट होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर या सर्किट। सर्किट में भी हो सकता है, किसी कंडक्टर में भी हो सकता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। कि जो भी रुकावट किसी करंट को फ्लो होने के लिए किसी भी कंडक्टर में जो भी रुकावट होती है, जो भी रुकावट पैदा होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। यदि हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल R से। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस्ड होता है? तो रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ये भी हम लोग को पढ़ना है। और ओम्स लॉ पढ़ना जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस होता है। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे एक, आप लोग में आता, आप लोग में नहीं आता है लेकिन कभी कभी पूछ सकता है ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। वो हमेशा पूछा गया बहुत सारे स्कूल में, CBSE वाले को। तो इस बेसिस से ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है ये भी बता देंगे। तो देखिए अब रेजिस्टेंस क्या है, कैसे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर से। तो किसी भी कंडक्टर से रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, तो इसके बारे में मान लीजिए कोई एक मेटेलिक कंडक्टर है, मान लीजिए ही मेटेलिक कंडक्टर है, एक वायर समझ लीजिए, ये हमारा एक वायर है। तो वायर है, इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारा क्या हो जाएगा, ये कंपोजिशन होता है। किसका कंपोजिशन होता है, किससे मिलके बना होता है, ये बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इसमें भी उसका जो मॉलिक्यूल्स होगा, किसका मॉलिक्यूल्स होगा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या, यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड हो रहा है क्या, मान लीजिए यहाँ पे तो हम लोग क्या किए हैं, इसको हम लोग कनेक्ट नहीं किए हैं किसी भी बैटरी से या किसी भी सेल से नहीं कनेक्ट किए हम लोग। तो इस कंडीशन में क्या करंट फ्लो करेगा, तो इस कंडीशन में करंट नहीं फ्लो करेगा।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें हम लोग क्या किए हैं, ये जो वायर है इसको हम लोग सेल से कनेक्ट नहीं किए हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, मान लीजिए देखिए फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करेगा पता है, एक पॉजिटिव है, देखिए ध्यान से, तो ये क्या करेगा, इसमें क्या है, अब चूंकि यहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो क्या करेगा ये, अब ये क्या करेगा, इधर से कोलिजन होगा इसके बीच में, तो कोलिजन होगा तो क्या करेगा, एक इधर और एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर होगा, ठीक है, कुछ ऊपर डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से क्या करेगा, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, एक दूसरे को क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर से उधर मूव करते रहता है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए कोई इधर है और एक इधर, तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसीलिए इस कंडीशन में यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन इसको हम लोग जैसे ही क्या करेंगे, बैटरी या सेल से कनेक्ट कर देंगे, मान लीजिए जैसे ही सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, अब मान लीजिए इसी को हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो देखिए क्या होता है, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड होगा। तो रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस्ड होगा उसी को दिखाने वाले हैं। तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए यही हमारा वायर है, ये हमारा वायर है। अब इस वायर को हम लोग क्या किए, सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए इसको हम कनेक्ट कर दिए सेल या बैटरी से। एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी यहाँ पर एक चीज़ आने वाला है, कन्वेंशनल करंट। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नथिंग बट निगेटिव चार्ज होता है इस पर। तो ये कहाँ से किधर से फ्लो करेगा, ये निगेटिव टर्मिनल, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। जबकि हम लोग पढ़ते हैं कि करंट क्या है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट नथिंग बट इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसके अकॉर्डिंग डिफिनीशन होना चाहिए था, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, मतलब जिधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वही होना चाहिए था उसका डायरेक्शन। लेकिन जबकि हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो भी फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, उसी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि यही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया कन्वेंशनल करंट। चूँकि ये गलत हो गया, अब हम लोग इसे सुधार नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर में जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, या मान लीजिए जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली उसको क्या करेगा, धक्का मारेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कॉलिजन होगा, जो वो टकराएगा, तो उस कंडीशन में जब करंट का क्या हो जाएगा, फ्लो एक ही डायरेक्शन में, मतलब यूनि डायरेक्शन में फ्लो होगा। जो फ्लो होगा वो यूनि डायरेक्शन में होगा, फ्लो जो होगा उसका एक ही डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में, क्यों एक ही डायरेक्शन में बोले, क्योंकि कंटिन्यूसली करंट इधर से फ्लो कर रहा है, इधर से फ्लो कर रहा है, मतलब उसको धक्का मारते हुए निकलेगा वो। इसीलिए हम बोले कि यहाँ यूनि डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। वो कौन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा या उसका मॉलिक्यूल्स। तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा तो स्पीड उसका बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा तो दूसरे मॉलिक्यूल को धक्का मारेगा, तो जिसके कारण से क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे को धक्का मारते हुए जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके अंदर का जो भी मॉलिक्यूल्स रहेगा, मान लीजिए वो रैंडमली मोशन में आ जाएगा, मूव करने लगेगा, एक दूसरे से टक्कर मारने लगेगा। टक्कर मारेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और वही काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूसली धक्का मारेगा, ये कंटिन्यूसली, तो उसमें क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसमें रुकावट पैदा हो जाएगा। वही रुकावट क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये रेजिस्टेंस था। एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है कि रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो कैसे समझेंगे पूरा रेजिस्टेंस के बारे में, तो चलिए हम बताते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग कहाँ से जानेंगे, तो जानेंगे हम लोग ओम्स लॉ से कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ पढ़ेंगे, उसका वेरिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है।
उसके बाद रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, तब सीरीज ऑफ पैरेलल आएगा। ओम्स लॉ, तो देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ बोलता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, यदि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। जबकि कंडीशन क्या है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। उसका लिमिटेशंस यही है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का लिमिटेशंस क्या है, यदि पूछ दिया जाए तो क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि उसमें टेम्परेचर को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज अ कांस्टेंट, यही उसका लिमिटेशंस है। तो देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, ये मैथमेटिकली लिखने के लिए आता है और इसका डिफिनीशन भी आता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर the current flowing in a conductor is directly proportional to its potential difference। लेकिन क्या होना चाहिए, बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसको हटा के क्या कर दिए, आर एक कांस्टेंट डाल दिए। ये आर क्या हो गया, वेयर आर क्या है, आर इज अ कांस्टेंट। आर क्या है, कांस्टेंट है, तो आर इज अ कांस्टेंट विच इज नॉन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। उसे ही क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसे हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू V बाई आई, यही हमारा हो गया रेजिस्टेंस। मतलब R जो है R इक्वल टू हो गया V बाई आई, मतलब R की वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। जब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उस कंडीशन में V और I की वैल्यू हमेशा V बाई आई हमेशा कांस्टेंट आएगा। यदि कांस्टेंट नहीं आता है तो वो ओम्स लॉ को वेरीफाई नहीं करेगा, और वो उसका जो ग्राफ होता है आई भी ग्राफ या VI ग्राफ, वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होगा और वो ओरिजिन से पास करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया R रेजिस्टेंस। जब भी R फाइंड करना, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, अब इसकी SI यूनिट के बारे में यदि बात किया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट हो गया और करंट का एम्पियर हो गया। तो यही वोल्ट बाई एम्पियर मिलकर क्या बन गया, तो यही बन गया हमारा ओम। इसको ऐसे डिनोट करेंगे। अब यहाँ से एक डिफिनीशन आता है 1 ओम की डिफिनीशन, तो 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, इसको डिफाइन कर लेंगे तो यही कहलाता है हमारा 1 ओम। 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, नहीं कुछ याद रहेगा तो उसे ही बोलते हैं हम लोग 1 ओम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 ओम। यदि हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे तो उस कंडीशन में क्या है, V बाई आई का ग्राफ क्या होना चाहिए, या आई भी ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन जाएगा और पास करेगा ओरिजिन से, और उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। इसको एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है। यदि इसका ग्राफ के बारे में बात करें तो ये इसका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा और कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, मतलब यहाँ से पास करेगा, ये V या I। अब हमेशा एक्सपेरिमेंटली इसको देखा जाता है तो R जो है वो R की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट आता है। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे देखेंगे, एक सर्किट बनाएंगे और सर्किट में रिहोस्टेट डाल देंगे। रिहोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वो क्या करते हैं, करंट को आगे पीछे बढ़ा के घटा के हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग लेते हैं। वो
पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग लेंगे और करंट का रीडिंग कौन बताएगा? एमीटर बताएगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी की रीडिंग कौन बताएगा? वोल्टमीटर बताएगा। और उसका रीडिंग को नोट कर लेंगे हम लोग। एक में रहेगा भी और एक में रहेगा आई। तो भी बाई आई क्या बताएगा? वही बताएगा हमारा आर। मान लीजिए सर्किट है, सर्किट में क्या करें? एक रिहोस्टेट डाल दिए, ठीक है, रिहोस्टेट डाल दिए, वोल्टमीटर डाल दिए, एमीटर डाल दिए। मान लीजिए एक सर्किट बनाते हैं, क्या करते हैं हम लोग? एक सर्किट बनाते हैं, करंट डाल दिए यहाँ पे, ठीक है, करंट डाल दिए, यहाँ पे रिहोस्टेट होता है। रिहोस्टेट को बोलते हैं जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। अब इसको कहाँ से कनेक्ट कर दिए? तो इसके लिए चाहिए हमें एमीटर। तो मान लीजिए इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव कहीं भी डाल दिए, यहाँ पे डाल देते हैं एमीटर। ये पॉजिटिव है, इधर आएगा। तो एमीटर क्या बताएगा? एमीटर रीडिंग देता है हमारा करंट का। और वोल्टमीटर किसका रीडिंग देता है? तो वोल्टमीटर जब भी लगेगा, तो वोल्टमीटर जब भी लगता है वो पैरेलल लगता है। एमीटर जब भी लगेगा सीरीज में लगेगा। वो अगला टॉपिक आएगा, सीरीज और पैरेलल। अब यहाँ से ये हो गया, ये बताएगा करंट और ये बताएगा भी। मान लीजिए वोल्टेज है 20, पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट है मान लीजिए 10। तो दोनों कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अगला बार भी लेंगे मान लीजिए, तो ये वोल्टेज जो है वो बताएगा मान लीजिए 40, और ये जो करंट का रीडिंग देगा, इसको आगे पीछे किया जाता है, इसको रिहोस्टेट बोलते हैं, RH। मान लीजिए दिया है 20, तो दोनों को डिवाइड कर दिए, कितना आ गया? 2। हर कंडीशन में कांस्टेंट आना चाहिए। यही वेरीफाई करता है ओम्स लॉ को। इस तरह से हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं। और ये उसका मैथमेटिकल है टर्म है जो आता है हमेशा, इसलिए याद रखना है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई। ये हमारा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। यहाँ से एक फार्मूला ये भी आ गया, पीछे से करंट की फार्मूला आ गया, सारा फार्मूला आते जा रहा है और इससे सारा रिलेटेड क्वेश्चन करना होगा, न्यूमेरिकल करना होगा, ठीक है। कुछ बता दें ओमिक कंडक्टर के बारे में, नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में CBSE वाले में नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ दिया है बोर्ड परीक्षा में। तो ओमिक कंडक्टर क्या होता है? जो ओम्स लॉ को ओबे करता है वो ओमिक कंडक्टर होता है, और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा उसे लोग नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। तो ओबे कब करता है? उस यदि डिफरेंस पूछ दिया जाए ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर का, तो बोलेंगे वो ओम्स लॉ को ओबे करता है, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। V बाई आई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, नॉन ओमिक कंडक्टर में V बाई आई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा। जितना भी मेटेलिक कंडक्टर होता है, जो भी मेटेलिक कंडक्टर है वो होता है ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल, ठीक है। और जैसे मान लीजिए डायोड हो गया, LED हो गया, ये सब जितना भी सारा है ये नॉन ओमिक कंडक्टर। ये हमेशा पूछा, कभी कभी पूछ देता है प्री बोर्ड में, ये DAV वाले को पूछ चुका है, इस बार भी शायद पूछा था ये कुछ एग्जाम में। ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर का कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो ये हमारा हो गया ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर, और ये हो गया ओम्स लॉ। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे पता करेंगे? तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड किस में करता है। इसी से क्या होगा? इसी से निकल जाएगा हम लोग का किसके बारे में? रेजिस्टिविटी के बारे में, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका दूसरा नाम है। तो देखिए क्या होता है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हो रहा है कि नहीं? हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो सबसे पहला कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किसको, सबसे पहला हो गया मटेरियल हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा मटेरियल हो गया, ठीक है, मटेरियल हो गया, लेंथ हो गया, या जिसको बोल सकते हैं थिकनेस बोल सकते हैं, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, और टेम्परेचर होता है। इस तीन चीज़ पे ये होता है। तो देखिए पहला हो गया मटेरियल, पहला मटेरियल पे, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर। नंबर थर्ड में बोले थिकनेस बोले, ठीक है, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और नंबर 4 टेम्परेचर, ठीक है।
अब हम लोग बात करेंगे मटेरियल, तो चलिए ठीक है, ये मटेरियल पर डिपेंड कर, अलग अलग मटेरियल में क्या होता है, रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। सबसे कम होता है सिल्वर में, ठीक है, कॉपर में भी कम होता है, एल्युमिनियम में ज़्यादा होता है। लेकिन जिसके पास पैसा है तो वो अपना क्या करेगा, अब सारा अंबानी होगा तो मान लीजिए वो सिल्वर का वायर लगा सकता है। अब है अलग अलग, इसलिए बोला था अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ वायर, जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो जैसे देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, लेंथ ज़्यादा होगा जितना दूर होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा लगेगा। छोटा वायर होगा कम रेजिस्टेंस लगेगा, कम दूरी ट्रैवल करना पड़ेगा, ज़्यादा दूरी ट्रैवल करना पड़ेगा तो ज़्यादा आपको रोड में ट्रैफिक मिलेगा, ज़्यादा दिक्कत आएगी। थिकनेस या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इस पर भी डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा, तो थिकनेस या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ध्यान से देखिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका क्या होता है पता है, इसका इन्वर्स होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, थिकनेस जो है या एरिया बोले वो उसका इन्वर्स होता है, इस तरह का, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया जो है वो इन्वर्सली होता है किसका, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ये दोनों को कंबाइन रेजिस्टेंस, मान लीजिए एरिया ज़्यादा है, मोटा आदमी है तो ज़्यादा खाना खाएगा, मान लीजिए मोटा वायर है तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास करेगा, इसमें रेजिस्टेंस कम लगेगा। लेकिन मान लीजिए पतला वायर है, पतला वायर है तो उसमें ज़्यादा रुकावट आएगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड होगा उसमें। इसीलिए क्या है, ये एरिया का क्या होता है, एरिया का इन्वर्स होता है। कहने का मतलब पतला वायर में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उसको चलने में दिक्कत होगा, अंदर इन करने में दिक्कत होगा। रोड में क्या हो जाएगा, बहुत सारा गाड़ी जा सकता है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर गली में पास करने के लिए बहुत दिक्कत होगा। अब ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, आर एल इंटू 1/a। अब यहाँ पर ये जो डायरेक्टली है इसके जगह पे हम लोग क्या डालते हैं, एक रेजिस्टिविटी डालते हैं, इसको रो बोलते हैं, L इंटू 1/a, यही मिलके बनता है रो L/a, रो L/a। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R क्या हो जाएगा, इक्वल टू रो L/a, एक फार्मूला हो गया। यदि रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसके लिए हमें क्या दिया रहेगा, रेजिस्टिविटी, मतलब RO, रो RHO। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ द वायर, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो R इक्वल टू रो L/a। चलिए मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं, कहीं दिख नहीं रहा हो तो उसमें भी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा इसे हम, एक फार्मूला बन गया है क्या, R इक्वल टू रो इंटू L/a, इसे बोलते हैं RHO, रो यही होता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दूसरा नाम है। ये फार्मूला हो गया, ठीक है, इतना सारा फार्मूला। अब यहाँ से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A/L, इसे बोलते हैं रो या इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये हमारा हो गया रेजिस्टिविटी। अब इसके यूनिट के बारे में बात करें तो हो गया ओम इंटू एरिया मीटर स्क्वायर बाय मीटर कट गया, मतलब क्या बन गया, ओम मीटर, इसे बोलते हैं ओम, इसे बोलते हैं मीटर। ये हो गया ऐसा यूनिट, किसकी ऐसा यूनिट, रेजिस्टिविटी। एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम लगेगा, लेंथ ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। ये हमारा एक फार्मूला और आ गया। यदि बोलेगा रेजिस्टिविटी फाइंड करें तो रेजिस्टिविटी फाइंड करें तो रेजिस्टिविटी फाइंड करना पड़ेगा। एरिया, अब बोलेगा एरिया है तो एरिया में रेजिस्टेंस दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा और रेडियस दिया रहेगा। तो रेडियस, इसकी एरिया ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, πr²। मान लीजिए यही है हमारा ये सर्कुलर, सर्कल का एरिया होता है πr²। तो r की वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, इसके बोलते हैं रेडियस ऑफ द वायर। मतलब ये जो वायर है सर्कुलर है, ये एरिया, इसका जो रेडियस होगा वो दिया रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारा रेजिस्टिविटी। अब हम लोग आगे बात करेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें पैरेलल और सीरीज आता है। तो चलिए ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग बात करेंगे पैरेलल और सीरीज के बारे में। रेजिस्टेंस मतलब हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे। देखिए कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स।
अब हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर्स मिलता है दुकान पे, इतना छोटा छोटा रहता है वो। अब हम लोग उसे कैसे कंबाइन करते हैं, तो उसे लोग दो मेथड से कंबाइन करते हैं, दो तरह से कंबाइन करते हैं। दे कैन बी कंबाइंड इन, कैसे कंबाइन करेंगे, ऐसे बोले तो दो मेथड होता है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ कंबाइंड इन थ्री मेथड से कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे तो देख लीजिए, एक हो गया सीरीज, एक सीरीज हो गया, नंबर 2 पैरेलल हो गया, और नंबर 3 में सीरीज एंड पैरेलल एक साथ में, सीरीज एंड पैरेलल। तो इस तरह से हम लोग 3 मेथड से कंबाइन कर सकते हैं। तो पहला बात करेंगे हम लोग सीरीज के बारे में। तो सीरीज में एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर से क्या होगा, इंड टू इंड कनेक्ट रहता है, मतलब ट्रैफिक मतलब वन वे ट्रैफिक, ये इसके बारे में। नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्ट रहता था इनफाइनाइट n तक। मान लीजिए ये R1 है और ये हमारा R2 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जिसे कैपिटल L से लिखते हैं, इक्वल टू R1 प्लस R2। यदि मान लीजिए यहाँ पे R3 और रजिस्टर एक और कनेक्ट कर दिए तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए n टाइम्स है, इनफाइनाइट है, तो डॉट 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 Rn करेंगे। ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का। इसमें क्या होगा, इसमें जो करंट होगा, ठीक है, देखिए इसमें जो करंट होगा वो करंट क्या होगा, सेम होगा। सीरीज में करंट सेम, यहाँ पे लिख देते हैं करंट सेम, आई करंट, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, मान लीजिए यहाँ से V1, देखिए ध्यान से, यहाँ से V2, पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए यही पॉइंट था, मान लीजिए इसको ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ABCD, मान लीजिए यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। सभी की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग, बट करंट सीरीज में करंट सेम होता है, करंट इज सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इज डिफरेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब यहाँ से मान लीजिए इसे प्रूफ करना है कि R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए चूँकि यहाँ पे हम क्या बोले, हर इच रजिस्टर्स पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है सभी का ले लिए, पोटेंशियल डिफरेंस V क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है सीरीज में। तो V इक्वल टू V1 V2 V3, V इक्वल टू क्या हो गया, IR1, V2 इक्वल टू क्या हो गया, IR2, V3 क्या हो गया, IR3। अब यहाँ से I कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, और V इक्वल टू IR कहाँ से आया, ओम्स लॉ से आया। तो V इक्वल टू क्या हो गया, तो V इक्वल टू हो गया हमारा यहाँ पे IR, I कट गया, देयरफॉर R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा डेरिवेशन। देखिए तो डेरिवेशन पूछा जाता है, कैसे करेंगे, तो रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टर्स होता है इन सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है इन ईच पॉइंट। तो V इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, V किसके इक्वल हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू क्या होता है, तो V इक्वल टू होता है IR। V इक्वल टू क्या होता है, तो V इक्वल टू होता है हमारा, V इक्वल टू हमारा हो गया IR, I कट गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब यदि मान लीजिए, अब हम लोग मान लेते हैं सपोज, देखिए यहाँ से मान लीजिए ये है 4 ओम, ये है 6 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी होगा क्या करेंगे, R1 प्लस R2, 4 प्लस 6 कितना हो गया, 4 प्लस 6 10 ओम। इसका मतलब जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होता है उससे ज़्यादा होता है। यदि मान लीजिए इनफाइनाइट तक है, मतलब इक्वल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दे n टाइम्स, इक्वल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दे n टाइम्स, मान लीजिए 4 4 4 4 4 4 n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू n, 4 इंटू n। कहने का मतलब ये मान लीजिए
अब देखिए यहाँ पे ऐसे है, ये है 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, मान लीजिए कितना टाइम सही है, जैसे ये R1 R2 R3 R4 डॉट 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 Rn टाइम्स, ठीक है। और सब इक्वल है, मान लीजिए सारा इक्वल रेजिस्टेंस है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, NR कहने का मतलब कितना, 1 2 3 4, तो क्या किए 4 इंटू R कितना है 2, कितना हो गया 8। आप इसे प्लस भी कर लीजिएगा तो भी 8 ही आएगा, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, मतलब 8 ओम। ये हमारा था सीरीज का, ठीक है। कि सीरीज में कैसे कनेक्ट, इंड टू इंड, मतलब एक ही ओर से जा रहा है, देखिए वन वे, ठीक है। ये हमारा होता है सीरीज। अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल की, ठीक है। तो देखिए पैरेलल में क्या होता है, बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये हमारा पैरेलल, मान लीजिए इसको बैटरी से आप कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ पे क्या है, ये आई करंट फ्लो करेगा, आई करंट यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड कर जाता है। करंट को जाने की जो रास्ता है, A1 2 3 तीन मेथड, ये I1 सपोज कर लीजिए, I2 कर लीजिए, I3 कर लीजिए, यहाँ भी वही हो जाएगा I1 I2 I3, और यहाँ क्या हो जाएगा I, ठीक है। तो आई करंट जो है यहाँ पे क्या होगा, जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है घर में जो कनेक्शन किया जाता है वो पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। तो पैरेलल कनेक्शन करने से क्या होता है, मान लीजिए किसी भी एक रूम का बल्ब फ्यूज कर गया तो दूसरे रूम का बल्ब क्या हो जाएगा, जलते रहेगा, और ईजिली हम लोग वर्क कर सकते हैं उसको आराम से। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए दूसरे रूम में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अनडेविएटली, मतलब ईजिली आराम से काम कर सकते हैं बिना दूसरे रूम को डिस्टर्ब किए हुए। सीरीज में क्या हो जाएगा, मान लीजिए सीरीज है, ये मान लीजिए सीरीज में है, ठीक है। यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से आई करंट फ्लो किया, आई करंट फ्लो किया, आई करंट फ्लो किया। मान लीजिए यहाँ पे बल्ब लगा कर रखे हैं और ये बल्ब यहाँ फ्यूज कर जाए तो इस रूम का बल्ब नहीं चलेगा। लेकिन पैरेलल में क्या है, पैरेलल में क्या रहता है, मान लीजिए ऐसे रहता है, ये यहाँ बल्ब ऑफ कर जाए तो करंट को इधर से भी फ्लो करने का रास्ता रहता है। तो ये सीरीज और पैरेलल में ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। पैरेलल का एडवांटेज क्या है कि बिना दूसरे बल्ब को डिस्टर्ब किए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये जो पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, और करंट क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है। ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसके लिए क्या लिखते हैं, इसका फार्मूला क्या है, 1/R 1/R1 1/R2 और 1/R3 डॉट 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 कर सकते हैं बहुत सारा। ये हो गया हमारा, ये फार्मूला हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का। ठीक है, आज पूरा थ्योरी होगा, एक क्लास से पूरा न्यूमेरिकल्स हो जाएगा, एक वन शॉट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक काम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट करते, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के बीच का, ठीक है, इसे हम लिखते हैं भी। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन करंट क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे I1 यहाँ पे I2, तो हम इक्विवेलेंट करंट मान लिए I = I1 + I2 + I3 लिख दिए। ठीक है, और I = क्या होता है, V/R ओम्स लॉ से, तो V/R1 + V/R2 + V/R3। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग V को कॉमन ले लेते हैं।
क्या करते हैं, यहाँ से भी को कॉमन ले लेते हैं। तो भी जैसे ही कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 1/r1 1/r2 1/r3, भी कैंसिल। तो क्या बच गया ये, तो यहाँ पे ये बच गया 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3, जितना करना है कर सकते हैं। ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए एक चीज़ और है, मान लीजिए यहाँ पे 1/r है, 1/r1 प्लस 1/r2, सिर्फ 2 के लिए। मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसे कर दिए, ये दे दिए 2 ओम और ये दे दिए 2 ओम, ठीक है। करंट यहाँ से इन किया, करंट डिवाइड हो गया 2 पार्ट में। अब इसका पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किए, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो आप ऐसे करेंगे 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो कितना हो गया 2/2, दैट मीन्स 1 ओम। तो ये गया 1, यहाँ पर लिखना है 1/r, 1 है मतलब 1/1 मतलब r इक्वल टू 1। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 के लिए। तो इसे हम लोग क्या लिख देंगे, r इक्वल टू डायरेक्ट r1 इंटू r2 बाई r1 प्लस r2, ठीक है। तो r1 इंटू r2 बाई r1 प्लस r2, मतलब हम क्या किए, कुछ नहीं किए हम। तो देखिए इसको कैसे क्या लिखें, इसको देखिए ध्यान से, इसको हम अच्छे से, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेंगे r1 इंटू r2, मतलब हम शॉर्ट बता रहे हैं r निकालने की, r1 इंटू r2 डिराइव कर सकते थे यहाँ से बाई r1 प्लस r2। r1 इंटू r2 कितना है, 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 2 प्लस 2, सॉरी यहाँ पे 2 प्लस 2, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, तो देखिए ये एलसीएम लिया 2, तो 1 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं 2 1 प्लस 1, तो 1/r, तो 1/r इक्वल टू कितना हो गया 2/2, ठीक था ये 1, तो r इक्वल टू 1। यहाँ पे कर दिए 2 इंटू 2, यहाँ पे कर दिए 2 प्लस 2, तो 4/4 में कितना आया 1 ओम। तो ये शॉर्ट हो गया, ये नहीं होता है तो ऐसे बनाएंगे। अब देखिए ये तो हमारा था पैरेलल में, अब आता है पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन, थर्ड मेथड। तो वो पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो देखिए उसे। तो पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या है, पहला मान लीजिए यहाँ पे ये सीरीज में है और इसको कंबाइन कर दिए पैरेलल में, ठीक है। इसे ही बोलते हैं सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। ये सीरीज में हो गया और ये पैरेलल, थर्ड मेथड, ये हमारा थर्ड जो मेथड हो गया। मान लीजिए 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये 2 ओम है, तो इसमें से बोला जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। ये थर्ड मेथड है जिसमें सीरीज भी होता है और पैरेलल का कॉम्बिनेशन दोनों होता है। पहला में सीरीज अलग होता है, सेकंड में पैरेलल होता है और थर्ड में। अब इसे क्या करेंगे, इसे छोड़ दिए, पहले हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। तो इसके बारे में सोचेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं याद है तो आप ऐसे लिखें 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 1/r, 2 1 प्लस 1, तो 1/r इक्वल टू कितना हो गया 2/2, 1/1, तो r इक्वल टू कितना हो गया 1 ओम, ठीक है। शॉर्ट मेथड भी था r1 इंटू r2। अब ये डायग्राम कुछ इस तरह का बन गया, ये हो गया हमारा 2 ओम और ये पूरा कंप्लीट मिल के बन गया 1 ओम। अब ये कैसा हो गया सीरीज, तो r इक्वल टू हो गया r1 प्लस r2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 ओम। ये एक एग्जांपल बता दिए, नेक्स्ट क्लास में पूरा सारा न्यूमेरिकल सम हम लोग करेंगे। तो यही था पूरा, ठीक है। अब ये था हमारा क्या था, ये था पूरा हमारा करंट का। अभी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है इसमें, और आता है जैसे कि हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट आता है किलोवाट आवर, ठीक है। तो किलोवाट आवर भी आता है, तो आज के लिए ये काफ़ी है बस। अब नेक्स्ट वाले में आएगा किलोवाट आवर, तो ये तो आज के लिए हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, किलोवाट आवर है तो पावर से रिलेटेड P = W/T, चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा,
बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे पावर से रिलेटेड और सारा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो जो हमारे चैनल में नए हैं तो थोड़ा सा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ देखिएगा, एंड तक देखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।